एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। और हिंदी ग्रामर में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसमें अक्सर बच्चे जो हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है, द्विकर्मक क्रिया क्या है, या पूर्वकालिक क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया क्या है, मतलब सारी क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के भेद के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के बाद आपको क्रिया में बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के भेद 2 होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अगर आपसे पूछा जाता है कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? अगर आपसे पूछा जाए रचना के आधार पर, तब तो आप 2 बताएंगे कि रचना के आधार पर 2 हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और कृदंत क्रिया। ठीक है, तो सबको अलग अलग देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करवा रहा है, तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़वाना, लिखवाना, जिसमें स्वयं काम ना करता हो, किसी से करवा रहा हो, ऐसा बोध हो जिस वाक्य में, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ होता है। जैसे पढ़वाना, लिखवाना, इससे बोध हो रहा है ना कि खुद नहीं पढ़ रहा है, कर्ता जो है स्वयं नहीं पढ़ रहा है। जैसे अगर कहा जाए राम पढ़ता है, तो वो तो राम खुद स्वयं पढ़ रहा है। यहाँ पर क्या है? पढ़वाना, यानी राम पढ़वा रहा है किसी को, राम अपने छोटे भाई को पढ़वा रहा है या लिखवा रहा है, तो है ना, तो करवा रहा है काम, दूसरे से करवा रहा है, स्वयं ना करके काम दूसरे से करवा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किन्हीं अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है। ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किन्हीं अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है, वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे अपनापन, मतलब अपनाना या गरमाना आदि, है ना। गर्म और गरमाना, यानी गर्म क्या है? एक कोई भी खाना गर्म है मान लीजिए, तो खाने की वहाँ पर विशेषता क्या दिखाई जा रही है कि वो गर्म है, तो खाना गर्म है, तो ये विशेषण है ना। तो वहाँ विशेषण से एक क्रिया जो बन गई कि गरमाना, है ना, तो वहाँ पर ये क्या हो गई? नाम धातु क्रिया हो गई। जो विशेषण से बने या संज्ञा से बने या सर्वनाम से बने, तो वहाँ वो क्रिया जो होती है नाम धातु क्रिया होती है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, नाम धातु मतलब किसी भी चीज़ के नाम से जो क्रिया बन जाए वो नाम धातु क्रिया है। जैसे गर्म, गर्म से गरमाना, अपना, अपनाना हो गया। ये किसी भी ऐसी बहुत सी होती हैं जो किसी और चीज़ से बनी हो, वो आपको देखकर पता चल जाएगा कि ये क्रिया जो है किसी और चीज़ से बनी है, विशेषण से बनी है या संज्ञा से बनी है या सर्वनाम से बनी है, तो वो क्रियाएँ जो होती हैं वो नाम धातु क्रियाएँ होती हैं। नेक्स्ट, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया ऐसी क्रिया जो किन्हीं 2 क्रियाओं के मिलने से बनती है, वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे खा लिया, चल दिया, पी लिया आदि। इसमें क्या होता है? कोई भी 2 क्रियाएं एक में मिलकर एक काम को करती हैं, मतलब एक काम होने का बोध होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा वाक्य हो जिसमें कोई एक काम होने का बोध हो रहा हो, लेकिन उसमें 2 क्रियाओं का योग हो, तो वो होती है संयुक्त क्रिया। जैसे खा लिया, ठीक है, खाना एक अलग क्रिया है, लेना अलग क्रिया है ना। टेक मीन्स लेना और खा लिया, ईट मीन्स खाना, है ना। तो खाना एक क्रिया अलग हो गई, लेना एक क्रिया अलग होती है। तो दोनों क्रियाएं हैं ना, खाना और लेना, तो दोनों क्रिया है। तो देखिए, खाना से खा ले लिया इन्होंने, लेना से लिया ले लिया, तो खा लिया, है ना। राम ने खाना खा लिया, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। अगर पूछा जाए, ऑप्शन में आ जाए कि राम ने खाना खा लिया में खा लिया कैसी क्रिया है,
तो वहाँ पर आप एकदम बता पाएंगे कि खा लिया जो है संयुक्त क्रिया है, क्योंकि ये दो क्रियाओं के मेल से बनी है। खाना और लेना ये दो क्रियाओं के मेल से बनी है, इसलिए यहाँ पर खा लिया जो है वो संयुक्त क्रिया होगी। जैसे चल दिया, चलना क्रिया है और देना या चला गया मतलब जाना है ना, जाना अर्थ में है यहाँ पर चल दिया। तो ये दोनों क्रियाओं के मेल से चल दिया बना लिया। पी लिया इसी तरह से, ये मतलब दो क्रियाओं के मेल से जो क्रिया बनती है वो संयुक्त क्रिया होती है। और वहाँ पर बोध किसी एक का ही होना चाहिए, मतलब बोध ऐसा ना हो कि दो चीज़ें अलग अलग हैं, ऐसा बोध ना हो। बोध ऐसा हो जैसे कोई एक ही काम किया गया है, लेकिन वहाँ पर दो क्रियाओं के मेल से वो क्रिया बनी होती है, तो वो संयुक्त क्रिया होती है। नेक्स्ट, कृदंत क्रिया। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बनाया जाए तो वो क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। प्रत्यय कौन से होते हैं? प्रत्यय वो होता है जो बाद में लगा होता है। प्रत्यय बाद में जो लगता है वो प्रत्यय होता है, और जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है। जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है, जो बाद में लगता है वो प्रत्यय होता है। तो कृदंत क्रिया में भी यही है। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बनाया जाए तो वह क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे दौड़ना, भागता आदि, जिसमें बाद में प्रत्यय लगा हो वो जो है कृदंत क्रिया होती है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे द्विकर्मक क्रिया। पहले हमने देखा प्रेरणार्थक और संयुक्त क्रिया, कृदंत क्रिया, ये सब क्या है। अब हम देखते हैं द्विकर्मक क्रिया क्या है। यानी द्विकर्मक नाम से पता चल रहा है द्विकर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ, यहाँ पर सकर्मक क्रिया की बात हो रही है। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए। जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर नाम देखिए, द्विकर्मक है ना, कर्म कर्म की बात हो रही है यहाँ पे। द्विकर्मक यानी दो कर्म होने चाहिए, ठीक है। जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जैसे किसी भी वाक्य को एकदम से अर्थ उसका स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, है ना। शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। इस वाक्य में दो क्रिया, इस वाक्य में दी क्रिया जो है कि व्यापार का फल जो है वो दो कर्मों पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है और विद्यार्थी पर पड़ रहा है। अभी जब आगे हम पढ़ाएंगे आपको सकर्मक और अकर्मक, तब आप उसमें देखिएगा कि सकर्मक और अकर्मक की ये पहचान है कि आप उसमें सवाल कीजिए, आप खुद से ही सवाल कीजिए। जैसे देखिए, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। अब यहाँ पर सवाल कीजिए आप कि शिक्षक ने विद्यार्थी को क्या दी, तो आंसर में आएगा पुस्तक दी। यानी पुस्तक पर देने का जो है बल पड़ा उस पर, तो ये पुस्तक कर्म हो गई, है ना। और दूसरा सवाल क्या करेंगे, किसको दी, किसको दी, तो आंसर होगा विद्यार्थी को दी। तो यहाँ पर दो कर्म है। आंसर अगर मिल जाए तो वह कर्म होता है। किसी भी वाक्य में आप सवाल कीजिए और अगर उस सवाल का आपको आंसर मिल रहा है तो जो आंसर मिल रहा है वो कर्म होता है। तो इस वाक्य में आपको दो आंसर मिल रहे हैं। क्या दी, तो पुस्तक दी। किसको दी, विद्यार्थी को दी। दो आंसर मिल रहे हैं, यानी इस वाक्य में दो कर्म हैं। तो इस वाक्य में दी क्रिया के व्यापार का फल दो कर्मों पर पड़ रहा है, पुस्तक पर और विद्यार्थी पर, इसलिए इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। ऐसे वाक्य जिसमें दो कर्म दिए हों वो द्विकर्मक क्रिया होती है। और क्रिया का जो बल है, जो उसका भार है, वो दोनों कर्मों पर पड़ता हो, तब वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होगी। पुस्तक मुख्य कर्म है, पुस्तक क्या है, मुख्य कर्म है, और विद्यार्थी जो है वो गौण कर्म है। द्विकर्मक क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले दोनों कर्म में से मुख्य कर्म किसी पदार्थ का, तो गौण कर्म किसी प्राणी का बोध कराता है। गौण कर्म कौन सा होता है? जो प्राणी होता है, कोई भी प्राणी हो तो वो गौण कर्म होता है, और अगर किसी पदार्थ या कोई वस्तु है तो वो मुख्य कर्म होती है। जैसे ये उदाहरण देखिए इसके द्विकर्मक क्रिया के। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। तो राजा ने ब्राह्मण को क्या दिया? दान दिया। तो एक आपका आंसर मिल गया दान, और किसको दिया? तो ब्राह्मण को दिया। यानी दो कर्म है इसमें, दान और ब्राह्मण, यानी द्विकर्मक क्रिया है।
राम लक्ष्मण को गणित सिखाता है। तो राम किसको गणित सिखाता है? लक्ष्मण को सिखाता है। तो एक तो लक्ष्मण हो गया, और क्या सिखाता है? तो गणित सिखाता है। तो इसमें दो कर्म हो गए। मालिक नौकर को पैसे देता है। मालिक किसको पैसे देता है? नौकर को। दूसरा सवाल करेंगे क्या देता है? तो पैसे देता है। तो इसमें पैसे और नौकर दोनों कर्म हो गए, और ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। ये भी ध्यान रखिए, ये सभी द्विकर्मक क्रिया भी है और ये सभी सकर्मक क्रियाएं भी हैं, क्योंकि सकर्मक क्रिया में कर्म का होना ज़रूरी होता है, और जिसमें कर्म नहीं होता वो सकर्मक क्रिया नहीं होती है। तो ये सभी द्विकर्मक क्रिया भी हैं और सकर्मक क्रिया भी है। अगर इस तरह का कोई सवाल एग्ज़ाम्स में दिया रहे और उसमें ऑप्शन में द्विकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों ऑप्शन में दे रखे हो, तब आप द्विकर्मक करेंगे, क्योंकि इसमें दो कर्म है। लेकिन अगर ऑप्शन में द्विकर्मक नहीं दिया है तब आप सकर्मक भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये सकर्मक भी हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में द्विकर्मक दिया है तब आप द्विकर्मक करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों कर्म हैं, क्योंकि इसमें दो कर्म है, इसलिए द्विकर्मक करेंगे। चलिए, पुलिस चोरों को पकड़ती है। पुलिस किसको पकड़ती है? चोरों को पकड़ती है। क्या कर रही है पुलिस? पकड़ रही है किसको? चोरों को। तो यहाँ पर ये भी द्विकर्मक क्रिया है। उपयुक्त वाक्यों में दिया सिखाता है, देता है द्विकर्मक क्रिया है। दान, गणित और पैसे मुख्य कर्म है। तो ब्राह्मण को, लक्ष्मण को, नौकर को, ये सभी गौण कर्म है। तो जैसे प्राणी जो होते हैं वो गौण कर्म होते हैं, और कोई चीज़ होती है, कोई वस्तु या कोई भी पदार्थ, वो होते हैं मुख्य कर्म, और प्राणी जो होता है वो गौण कर्म होते हैं, जैसे कि ऊपर बताया था। तो यहाँ पर ब्राह्मण, लक्ष्मण और नौकर ये गौण कर्म हो गए, क्योंकि ये प्राणी हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं अकर्मक क्रिया को कैसे पहचानें। अकर्मक क्रिया को कैसे पहचानें? जैसे कि अकर्मक और सकर्मक दो क्रियाएं हैं रचना के आधार पर। तो अकर्मक क्रिया को कैसे पहचानें? वह बहुत तेज़ दौड़ता है। यहाँ पर कर्ता द्वारा दौड़ने का प्रभाव किसी अन्य चीज़ पर नहीं पड़ रहा है, अर्थात यहाँ कर्म की अनुपस्थिति है, अतः ये एक अकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आप सवाल कीजिए, आप सवाल कर रहे हैं अगर, और उसका आपको आंसर मिल रहा है, सटीक आंसर मिल रहा है, तो वो आपका सकर्मक क्रिया होगी। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया नहीं होगी, वो अकर्मक क्रिया होगी। यानी जिस वाक्य में कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया है। देखिए, अकर्मक यानी कर्म ना हो। आ का भावार्थ क्या होता है? आ का भावार्थ होता है बिना, मतलब किसी चीज़ के बिना। और सा का भावार्थ अगर निकालें तो सा का भावार्थ होता है साथ में। तो सकर्मक यानी किसी वाक्य में साथ में कर्म दिया है अगर, तो वह सकर्मक है। और अकर्मक, क्योंकि आ का बोध, आ क्या बोध कराता है? कि किसी भी चीज़ के बिना। तो अकर्मक यानी कर्म के बिना। तो कर्म के बिना जो वाक्य है वो अकर्मक क्रिया होगी उस वाक्य में, और अगर कर्म है किसी वाक्य में तो वह सकर्मक क्रिया है। तो वो बहुत तेज़ दौड़ता है। यहाँ पर आप सवाल कीजिए कि कौन दौड़ता है, क्या दौड़ता है। तो इस तरह का आपको किसी भी सवाल करने पर कोई सटीक आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए ये आपका अकर्मक क्रिया है। आप क्या में और किसको में सवाल कीजिए, क्योंकि कर्म का जो कारक चिन्ह होता है वो को होता है। कर्ता ने कर्म को जो है कर्म का कारक चिन्ह होता है। तो आप को में और क्या में सवाल कीजिए। अगर आपको आंसर मिल रहा है, सटीक आंसर मिल रहा है, तो वो सकर्मक क्रिया है, और आपको कोई सटीक आंसर नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक क्रिया। सबसे बड़ी पहचान तो यही है। आप परिभाषा इसकी चाहें जो पढ़ लीजिए, लेकिन आपका सबसे बड़ी पहचान आप यही उसकी है कि आप क्या में और किसको में सवाल कीजिए। अगर आपको सटीक आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब वह सकर्मक क्रिया है। आपको कोई आंसर नहीं मिल पा रहा है तो वो आपकी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, और किसी वाक्य में अगर दो कर्म है तो वह द्विकर्मक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माया सारा दिन सोती रहती है। माया सारा दिन सोती रहती है। यहाँ कर्ता माया के द्वारा दिन भर सोने की क्रिया करने का प्रभाव किसी अन्य पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ कर्म की अनुपस्थिति है, इसलिए इस वाक्य में अकर्मक क्रिया होगी। वही बात यहाँ पर भी आ गई। परिभाषा आप चाहें जो पढ़ लीजिए, इतनी छोटी सी ट्रिक है कि आप इसका सवाल कीजिए, आपको कोई सटीक आंसर नहीं मिल पाएगा इसका, तो इसलिए ये भी अकर्मक क्रिया है। मतलब जिस वाक्य में कोई कर्म ना हो, इसमें कोई कर्म नहीं है। माया संज्ञा है,
या करता है, सोती रहती है, ये क्रिया हो गई, इसमें कोई कर्म नहीं है, इसलिए ये जो है ये अकर्मक क्रिया है। रमेश पढ़ता है, यहाँ पर भी कोई कर्म नहीं है, रमेश करता है यानी संज्ञा है, और पढ़ता है क्रिया है, और यहाँ पर कर्म बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए रमेश पढ़ता है, ये भी अकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि पढ़ने का प्रभाव जो है भार किसी पर नहीं पड़ा। अगर यहाँ पर होता रमेश किताब पढ़ता है तो किताब कर्म हो जाती, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाती, लेकिन यहाँ पर रमेश पढ़ता है क्योंकि यहाँ पर किताब या कुछ ऐसा नहीं दे रखा, कर्म नहीं दिया है, इसलिए ये अगर हम सवाल करें रमेश क्या पढ़ता है तो ऐसा कोई जवाब ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई कर्म है ही नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। चलिए देखते हैं सकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने। अभी आपने देखा अकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने, अब सकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने। राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, इस वाक्य में कर्ता जो है राम है, ठीक है, कर्ता क्या है राम है, क्रिया क्या है खाता है, क्या खाता है खाना खाता है, तो खाना हो गया कर्म। अभी जैसे कि बताया कि सवाल कीजिए राम क्या खाता है, तो खाना खाता है, आपको आंसर मिल रहा है खाना खाता है, इसलिए खाना क्या हो गया, जो आंसर मिलता है वो कर्म होता है। अगर आपको एग्ज़ाम्स में कर्म ढूंढने का बताया जाए तब भी आपको यही फार्मूला अपनाना है कि आप सवाल कीजिए और उसमें जो आपको आंसर मिल रहा है वो जो आंसर होता है वो कर्म होता है। राम क्या खाता है, खाना खाता है, तो खाना जो है वो कर्म है, तो इसमें तीनों चीज़ें हैं, कर्ता भी है, क्रिया भी है और कर्म भी है, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। राम खाना खाता है, इस वाक्य में कर्ता यानी राम, क्रिया यानी खाता है, और जिसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खाना पर पड़ रहा है। प्रभाव यानी क्या खाता है, खाना खा रहा है, तो खाने पर प्रभाव पड़ रहा है, तो खाना क्या है कर्म है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि इसका आंसर मिल रहा है राम क्या खाता है, खाना खाता है। नेक्स्ट, सचिन फुटबॉल मैच खेलता है, सचिन फुटबॉल मैच खेलता है, यहाँ पर भी सचिन कर्ता द्वारा की गई क्रिया खेलना है, जिसका प्रभाव फुटबॉल मैच पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया होगी। परिभाषा आपने ये देख ली, अब आप सवाल भी करके देखिए, सचिन क्या खेलता है, तब आप आंसर देंगे फुटबॉल मैच खेलता है, यानी फुटबॉल मैच कर्म हो गया, और क्या खेलता है आपको आंसर भी मिल गया, यानी कि आंसर जब मिल गया है तो ये सकर्मक क्रिया ही होगी। बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए, यहाँ पर भी आप सवाल कीजिए बच्चे ने क्या तोड़ दिया, तो आप कहेंगे खिलौने तोड़ दिए, तो खिलौने जब आंसर मिल रहा है तो खिलौने क्या है कर्म है, तो जब खिलौने कर्म है तो जब जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट, अब यही देखिए उदाहरण भी है सकर्मक क्रिया के। सचिन फुटबॉल मैच खेलता है, इसमें सकर्मक क्रिया है क्योंकि सचिन क्या खेलता है, तो आप कहेंगे फुटबॉल मैच खेलता है, यानी फुटबॉल मैच इसमें कर्म है, जिसमें कर्म है वो सकर्मक क्रिया है। बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए, सकर्मक क्रिया है इसमें। वो साइकिल से स्कूल जाता है, सवाल कीजिए आप वो स्कूल कैसे जाता है या किससे जाता है, सवाल आप करेंगे वो कैसे स्कूल जाता है या किससे स्कूल जाता है, तो साइकिल से स्कूल जाता है, आप कहेंगे साइकिल से स्कूल जाता है, तो आंसर मिल रहा है, सटीक आंसर मिल रहा है बिल्कुल, तो ये इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। वो सड़क पर बहुत तेज़ दौड़ता है, तो आप अगर सवाल करें वो कहाँ दौड़ता है, तो आप कहेंगे वो सड़क पर बहुत तेज़ दौड़ता है, तो आपको जब सटीक आंसर मिल रहा है तो ये सकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण देखिए, वो बहुत तेज़ दौड़ता है, वो दिन भर गाता है। आप सवाल करेंगे क्या गाता है, तो यहाँ पर गाना आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ कहीं भी वाक्य में गाना दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। रमेश पढ़ता है, रमेश क्या पढ़ता है, कोई आंसर नहीं मिलेगा कि रमेश क्या पढ़ता है, जब आंसर नहीं मिलेगा तो ये अकर्मक क्रिया है। आकाश दिन भर खेलता रहता है, क्या खेलता रहता है, कोई आंसर इसका नहीं मिलेगा कि आकाश दिन भर क्या खेलता रहता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है, कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा इसका, इसलिए ये जो है अकर्मक क्रिया होगी। आकाश दिन भर खेलता रहता है, ये भी अकर्मक क्रिया है। चलिए देखते हैं अकर्मक क्रिया की परिभाषा, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम रिटन भी होते हैं इसलिए परिभाषाएं भी पता होनी चाहिए, क्यों ऑप्शनल नहीं होते हैं, OMR पर नहीं होते हैं, रिटन एग्ज़ाम्स में होते हैं, और इसमें मान लीजिए परिभाषा ही लिखना हो तब आप परिभाषा भी देख लीजिए। अकर्मक क्रिया की परिभाषा, अकर्मक क्रिया वहाँ पर होती है जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य, जहाँ पर कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित नहीं करता है। दूसरे शब्दों में जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अकर्मक मतलब कर्म की उपस्थिति नहीं है। आ का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया, आ का मतलब होता है किसी भी अनुपस्थिति को आ कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ के बिना उसका बोध होता है। आ का बोध होता है किसी भी चीज़ के बिना, यानी बिना जो वो वर्ड है वो आ का
भावार्थ होता है, यानी कर्म के बिना। अकर्मक यानी कर्म के बिना, तो जहाँ कर्म नहीं है वहाँ अकर्मक है। ठीक है, जब किसी वाक्य में कर्ता हो, क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। सीधी सीधी एक डेफिनेशन है, वाक्य में कर्ता हो, क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे उसैन बोल्ट दौड़ता है, उसैन बोल्ट दौड़ता है। इस वाक्य में उसैन बोल्ट कर्ता का काम कर रहा है, दौड़ना क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव और किसी चीज़ पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। उसैन बोल्ट जो है दौड़ता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर देख लीजिए। अभी तक अंतर आप समझ गए होंगे, लेकिन चलिए देख लीजिए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों की उपस्थिति होती है, वो सकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक में क्या होता है, इसमें कर्ता और क्रिया तो होते हैं लेकिन कर्म नहीं होता। देखिए, ये सकर्मक क्रिया, इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं, ये है सकर्मक क्रिया। और ये है अकर्मक क्रिया, इसमें कर्ता और क्रिया तो होते हैं लेकिन कर्म नहीं होता। इसमें कर्ता और क्रिया तो होते हैं लेकिन कर्म नहीं होता, ये है अकर्मक। दूसरा देखिए सकर्मक, इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज़, यानी इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज़ प्रभावित होती है, वो होती है सकर्मक क्रिया। और इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से किसी और चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज़ प्रभावित होती है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज़ प्रभावित होती है, वो सकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य से किसी और चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा, सा का मतलब होता है साथ में, और कर्म यानी साथ में कर्म हो। जिस वाक्य में कर्म हो वो सकर्मक क्रिया है। परिभाषा देखिए, सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। या दूसरे शब्दों में, जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हों तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राहुल ने केला खाया, तो राहुल ने क्या खाया, तो आंसर होगा केला खाया, यानी केला हो गया कर्म। इसका मतलब इस वाक्य में कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। इस वाक्य में राहुल कर्ता है, खाया जो है वो क्रिया है, और केला क्या है, कर्म है। लेकिन ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक, क्योंकि इस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों की उपस्थिति है, अतः यहाँ सकर्मक क्रिया होगी। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। श्याम ने मेज़ की सफाई की, श्याम ने मेज़ की सफाई की। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। इस वाक्य में श्याम जो कि एक कर्ता है और सफाई क्रिया कर रहा है, लेकिन इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मेज़ पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया होगी। श्याम ने मेज़ की सफाई की। आप सवाल कीजिए श्याम ने किसकी सफाई की, तो आंसर मिलेगा मेज़ की सफाई की, इसलिए मेज़ हो गया कर्म। जो आंसर होता है वो कर्म होता है। तो आई होप आपको अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक क्रियाएं ये सब समझ में आ गया। अब देखते हैं हम कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है या संयुक्त क्रिया क्या होती है। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में, दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती है तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया, किशोर रोने लगा, वो घर पहुंच गया। जैसे कि अभी पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि जब दो क्रियाओं के मेल से कोई एक क्रिया बनती है या एक काम के होने का पूरा बोध हो तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया, यहाँ पर परिभाषा भी आप देख लीजिए। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में, दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया, लौटना और आना दो क्रियाओं के मेल से यहाँ पर बना है लौट आया। किशोर रोने लगा,
वो घर पहुंच गया। इस तरह से इसमें संयुक्त क्रिया है। उपयुक्त वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं हैं, जैसे लौट आया, रोने लगा, पहुंच गया, यानी पहुंचना और जाना दो क्रियाओं के मेल से बना है पहुंच गया। तो यहाँ सभी में क्या है, संयुक्त क्रिया है। ये सभी क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण कर रही हैं, यानी एक ही कार्य पूर्ण कर रही हैं कि पहुंच गया। खा लिया, जैसे खा लिया भी संयुक्त क्रिया है। पहुंच गया, खा लिया, सो गया। इस तरह से ये इन सभी में क्या है, संयुक्त क्रिया है, क्योंकि एक ही कार्य पूर्ण हो रहा है इसमें। इस प्रकार जिन वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया के उदाहरण देखिए। मीराबाई स्कूल चली गई। चली गई दो क्रियाओं के मेल से बना है, चली गई और एक ही काम को ये सब मतलब बोध हो रहा है कि काम के होने का, कि स्कूल चली गई। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। वो खा चुका, वो खा चुका, इसमें भी संयुक्त क्रिया है। मीरा महाभारत पढ़ने लगी, यहाँ पर भी दो क्रियाओं के मेल से बनी है, तो यहाँ पर एक का बोध हो रहा है, पढ़ने लगी, तो यहाँ पर भी संयुक्त क्रिया है। प्रियंका ने दूध पी लिया, पी लिया, तो यहाँ पर भी संयुक्त क्रिया है। ओवरऑल कुल मिला के बात यह है कि लिया, गया, चुका, ये सब जिसमें आए वो समझ लीजिए कि संयुक्त क्रिया है उसमें। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं, वाक्य में सिर्फ एक क्रिया नहीं है बल्कि दो क्रियाओं ने मिलकर एक तीसरी एवं नई क्रिया बनाई है, जैसे पीना एवं लेना, पीना एवं लेना जोड़कर पी लिया। देखिए, पीना जो है यानी ड्रिंक, पीना भी एक क्रिया है और लेना भी, टेक मीन्स लेना, लेना भी जो है एक क्रिया है। तो पीना और लेना दोनों क्रियाएं हैं और दोनों के मेल से यानी जोड़कर एक नया क्या वर्ड बन गया, पी लिया। तो पी लिया क्या हो गई, ये संयुक्त क्रिया हो गई। पढ़ने में लगना जोड़कर, पढ़ने में लगना जोड़कर पढ़ने लगी इत्यादि संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएंगे। मोहन नाचने लगा, राम विद्यालय से लौट आया, किशोर रोने लगा, वो घर पहुंच गया, आज पढ़ना लिखना होगा, हम पढ़ाई कर चुके हैं। मतलब ये सभी जो हैं संयुक्त क्रियाएं हैं, जिसमें चुका, लगा, आया, होगा, है ना, ये सब चीज़ें, या गया, ये सब चीज़ें लगी हों तो वो संयुक्त क्रियाएं होती हैं। चलिए देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ होता है पहले से हुआ, यानी जो चीज़ पहले से हुई है वो पूर्वकालिक होती है। जब कर्ता एक कार्य को, जब कर्ता यानी संज्ञा जो होती, कर्ता जो होता है, कर्ता जो है एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है। किसी वाक्य में ऐसा बोध हो रहा हो कि कर्ता एक काम को समाप्त कर चुका है और दूसरे काम में लग गया है, तो जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर दो काम के होने का बोध होता है, मतलब एक हो चुका और एक वो कर रहा है, तो जो काम हो चुका होता है यानी पहले समाप्त हो गया होता है, वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। इसको पूर्वकालिक क्रिया को धातु में कर या करके लगाकर बनाया जाता है। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, इसमें कर लगाकर बन जाता है ये। तो पुजारी ने नहाकर पूजा की, यानी उसने क्या, इसमें क्या है, दो काम है ना, कि एक तो नहाया, दूसरा पूजा की। तो पहले वाला क्या है, नहाकर, यानी ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। पुजारी ने नहाकर पूजा की, तो ये हो गया पूर्वकालिक क्रिया। चोर सामान चुराकर भाग गया, यानी पहले क्या किया उसने, पहले चुराया यानी सामान को चुराया, फिर क्या हुआ, भाग गया। तो पहले तो दो चीज़ें हैं, पहले उसने चुराया फिर भागा। तो जो पहले वाला काम हो चुका है, जो पहले वाला काम समाप्त हो चुका है, यानी चुराने का काम समाप्त हो चुका है, तो चुराकर जो है पहले वाला काम जो समाप्त हो जाता है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे यहाँ पे चोर सामान चुराकर भाग गया, तो चुराकर यानी चुराना वो पहले कर चुका है, तो ये जो है यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। किससे देखकर उत्तर दिया, पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। तो पहले उसने देखा, पहले उसने पुस्तक को देखा, यानी देखकर यहाँ पर जो है पूर्वकालिक क्रिया, फिर उत्तर दिया। तो ये उत्तर दिया ये बाद वाली है, तो पहले पूर्वकालिक क्या है, देखकर, क्योंकि पहले उसने देखा यानी देखने का काम वो समाप्त कर चुका है। जो काम समाप्त कर चुका है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे वो खाकर सो गया, पहले उसने खाया फिर सो गया, तो खाने का काम समाप्त हो चुका है, तो समाप्त जो हो चुका होता है वो पूर्वकालिक क्रिया है। वो खाकर सो गया, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगी खाकर।
लड़कियां पुस्तक पढ़कर जाएंगी। राखी ने अपने घर पहुंचकर फ़ोन किया। खिलाड़ी खेल कर बैठ गए। अनुज खाना खाकर स्कूल गया। वो सुनकर चले गए और मैं दौड़कर जाऊंगा। इन सभी में पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती हैं। तो इन सब में क्या है, जो काम पहले समाप्त हो चुका होता है, जो क्रिया पहले हो चुकी होती है, जो समाप्त हो चुकी होती है, वो होती है पूर्वकालिक। और जो बाद में होती है वो नहीं होती है पूर्वकालिक। जो पहले समाप्त हो चुकी होती है वो होती है पूर्वकालिक। जैसे अनुज खाना खाकर स्कूल गया, यानी अनुज खाना खाकर स्कूल गया। पहले उसने क्या किया, पहले उसने खाना खाया है ना। खाकर जो है यहाँ पे, खाकर, खाना नहीं है, खाकर जो चीज़ यहाँ पर दिया गया है खाकर, तो खाकर जो है पूर्वकालिक क्रिया है। और स्कूल गया ये तो बाद में हुआ। जो संपन्न हो जाता है, जो काम समाप्त हो जाता है, वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। आई होप आज की वीडियो में आपको क्रिया के भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के बाद आप सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें आप क्वेश्चन करें और आपको आंसर, सटीक आंसर मिल जाए, वो सकर्मक क्रिया होती है। और जिस वाक्य में आपको सवाल करने पर कोई सटीक आंसर ना मिल रहा हो, तो वो होता है अकर्मक क्रिया। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।